से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम आपके जीपेड में आज हम आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आज आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जीपेड में अभी तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं आपका, ठीक है, इन सब को आज हम लोग देखेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, समझेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके जीपेड एग्जाम में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। आपका करंट का भी क्वेश्चन आपका हमने लिखा हुआ है 23, 22, 21, इस तरीके से आपका सीरीज में दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इनके पैटर्न को समझेंगे आज कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल आपके जीपेड में यहाँ से आपके 5 to 6 क्वेश्चन आपके एचएपी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आज इन्हीं को हम लोग समझेंगे। एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर है ना सबको? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व ऑफ ही करेंगे, ठीक है, सॉल्व ऑफ ही को करना है। हम बस आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपका अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वैसे सबने तो पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो आप लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए बस टेक्निक समझना है कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया, जी पे 29 का क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। क्या इसका आंसर आएगा? जी पे 29 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स हैविंग द इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड एज। क्या आंसर करेंगे? जल्दी करेंगे आंसर, 50 क्वेश्चन तक जाना है आज हमको। बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से समझ रहे हैं चीजों को। स्पीड में ही चलेंगे, 50 क्वेश्चन है, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जल्दी से आंसर कीजिए। ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। तो देखिए कि स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी आपके एंजाइम हैं सब आपके प्रोटीन है, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि जितने भी आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर में क्या आएगा आपका एंजाइम। ये एंजाइम वाले टॉपिक का है वैसे, ठीक है, कि ऑल द एंजाइम्स आर द प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आपको याद रखना है, एक्सेप्शन होता है राइबोजाइम, जो कि आपका एंजाइम है। बेसिकली ये आपका एंजाइम है और इसमें क्या होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी होगा। और इसका नेचर क्या है? ये आपका आरएनए है, ना कि प्रोटीन। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो राइबोजाइम है ये आपका एक एंजाइम है और जो आपका प्रोटीन नेचर का नहीं है। तो एंजाइम की बात कर रहा था क्योंकि कैटालिटिक एक्टिविटी किस में होता है? एंजाइम में ही होता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है आपका स्पीड अप करने का काम करता है। क्लियर? तो इसका बी जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जीपेट 18 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नॉट ट्रू अबाउट द प्रोकैरियोटिक। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक के रिलेटेड आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नॉट वर्ड को स्पेशली आपको मेंशन करना है, याद रखना है नॉट को। पहला चीज देखिए, न्यूक्लियस इज द नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल क्या होगा आपके साइड से आंसर कीजिए, स्टेटमेंट जल्दी पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड है सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकोन, 80s राइबोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्मा और इट इज द हेप्लॉइड इन नेचर। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके साइड से क्या आएगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं, जो बी जा रहे हो गलत हो जाएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है और एक यूकैरियोटिक, शॉर्ट में बता रहा हूं, प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है? ह्यूमन। हमारी बात कर रहे हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम आपका यूकैरियोटिक में। जो बैक्टीरिया है वो किस कैटेगरी में आएगा? आपका प्रोकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया में जो आपका उसका जो न्यूक्लियस होगा वो आपका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और बात करें उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल का, हेप्लॉइड का मतलब होता है, हेप्लॉइड का मतलब होगा आपका सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम मिलता है जिसको एन से हम इंडिकेट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बट बात आती है यहां पर 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, हम में प्रेजेंट होता है 80
एस, और बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो बैक्टीरिया में 70 टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो सब यूनिट में डिवाइड होता है, जो कि एक आपका 38 सब यूनिट और दूसरा आपका 58 सब यूनिट में डिवाइड होता है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, बाकी स्टेटमेंट क्या थे आपके करेक्ट थे। तो जिन्होंने भी सी किया है वो करेक्ट करेंगे, और जो सी नहीं कर पाए हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक मतलब हम, जिसको आप देख पा रहे हैं, हम है, डॉग है, केट है, प्लांट है, जिसको आप देख पा रहे होंगे इनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम देख पा रहे हैं क्या, नहीं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं और ये आपके मल्टी सेल्युलर होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपका जीपेट 21 में। चलिए जीपेट 21 का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कन्वर्जन ऑफ द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल इन द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड टू कॉलम। देखिए क्या पूछ रहा है आपका, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में आपका टिश्यू से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। क्या बोल रहा है आपका, कन्वर्जन की बात कर रहा है कि जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड आपका कॉलमनार आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये आपका ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में किस में चेंज हो जाता है, ये आपका कॉलम टाइप में चेंज हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल किस टाइप का प्लेसिया का एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो यही मतलब समझते हैं, ये मेटाप्लासिया का मतलब ही क्या होता है। मेटा का मतलब होता है चेंजेस होना, मेटा का मतलब क्या होता है, चेंज होना, और प्लासिया का मतलब होता है कोई सेल है या फिर कोई टिश्यू है उसमें क्या होना, चेंजेस होना, उसका फॉर्म चेंज हो जाना। तो देखिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब इसकी बात कर रहा है, इस ब्रोंकियल ट्रैक्ट की बात चल रही है यहाँ पर। और इस ब्रोंकियल ट्रैक्ट में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, इस ब्रोंकियल ट्रैक्ट में आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से इसका कन्वर्जन हो जाता है और किस में बदल जाता है, वो आपका कॉलम टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू में चेंज हो जाता है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, मेटाप्लासिया। ठीक है, तो इसका बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने सुना होगा हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज इंक्रीज हो जाना, उसी तरीके से ये आपका क्या है, एक चेंजेस है सेल के अंदर में, जिसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो सकता है, लाइक कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, जैसे इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जब आपका इस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल है वो आपका कॉलमनार टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में चेंज हो जाएगा। कई स्मोकिंग भी इसका एक रीजन हो सकता है, एक्सेस अमाउंट में कोई स्मोकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा कोई स्मोकिंग कर रहा है, इसके वजह से भी ये चेंजेस देखने को मिलता है। क्लियर, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बस टर्म को समझना है, बाकी तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इन्फ्लामेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। तो सॉफ्ट टिश्यू के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं आपका, ड्यू टू द हाइलुरोनिडेज इज कॉल्डेड। ये क्वेश्चन आपका जीपेट 15 का क्वेश्चन है। और सॉफ्ट टिश्यू का जो इन्फ्लामेशन होगा इसको टर्म क्या देते हैं, इसके लिए स्पेशल टर्म होता है आपका सेल्यूलाइटिस। देखिए जिसके लास्ट में ये आइटिस वर्ड आएगा तो आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ही होता है। जिसके लास्ट में आपका आइटिस वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फ्लामेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका सेल्यूलाइटिस, जो कि स्पेशली लेग वाले रीजन पे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके का हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो कि रिलीज होता है कुछ बैक्टीरिया में, और उसी की वजह से क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होता है, और मोस्टली जो आपका लेग वाला पोर्शन है ये ज्यादा अफेक्ट होता है इससे। क्लियर, तो इसका ये वाला आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। टेंडलाइटिस मतलब क्या होता है, टेंडन मतलब क्या होता है, जो बोन और मसल को ज्वाइंट करने का काम करता है, तो वहां पर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन आता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं आपका टेंडिनाइटिस।
टिश जो है, ठीक है, मतलब टेंडन में प्रॉब्लम आएगा तो, बट यहां पर सॉफ्ट टिश्यू की बात कर रहा है तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द टिश्यू विच हेल्प इन द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। जी पे 20 आपका 13 का क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोई गलत नहीं करेगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। और आप जब भी कमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से कमेंट कीजिए, तब मेरे को थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा कि आप किसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 55 लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखोगे 55, इसका आप कौन सा कर रहे हैं, सपोज जो भी आपका ऑप्शन होगा इस तरीके से आपको आंसर करना है, ताकि मेरे को पता चले कि आप किसका बी और किसका सी बोल रहे हैं। वेरी गुड, सबका इसमें वैसे करेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखिए प्रोटेक्शन की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, सपोर्ट की बात कर रहा है, तो कनेक्टिव टिश्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू का, आपका ब्लड हो गया, बोन हो गया, लिम्फ हो गया, ठीक है, ये सब इसके क्या होते हैं, ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया इसी के एग्जाम्पल, कार्टिलेज भी इसी में आपका आ जाएगा, ठीक है। एडिपोस टिश्यू भी इसी के एग्जाम्पल होते हैं, एडिपोस टिश्यू जो है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। और देखिए ब्लड में क्या होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल, जो कि आपको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा डिजीज से। बोन जो होगा वो हमें सपोर्ट देने का काम करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, वेरी गुड, सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी अपने को कवरिंग करने का काम कौन करता है, इसका मेन फंक्शन होता है कवरिंग करने का, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या होता है, कवर करने का, इसका तो मैंने काम आपको बता दिया। नर्वस टिश्यू का काम होता है इंपल्स करेगा और पूरा बॉडी को कंट्रोल करेगा। कंट्रोलिंग सिस्टम किसके हाथ में रहता है, नर्वस टिश्यू, इसी में तो आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, ये सब चीजें आएंगी। तो ये क्या होती हैं, आपका कंट्रोल सिस्टम है आपका। और मस्कुलर सिस्टम क्या है, ये हमको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मसल के मूवमेंट, लोकोमोशन एक्टिविटी में स्ट्रेंथ देने में कौन हेल्प करता है मसल को, आपका मस्कुलर टिश्यू। बट यहां पर आपसे प्रोटेक्शन की बात कर रहा है और सपोर्ट का, तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, बाकी का फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। एपिथेलियल का मेन काम क्या होता है, आपको मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्शन देगा, कवरिंग करने का काम करेगा। टिश्यू का काम बता दिया, कनेक्टिव टिश्यू का। मस्कुलर का आपका मूवमेंट, लोकोमोशन में, बॉडी का पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और नर्वस टिश्यू आपका कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका जीपेट गेट, उस समय तो गेट चलता था 2006 में, इसका क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए सॉल्व कीजिए। क्लियर, बिल्कुल, प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं ताकि मसल बन जाए आपकी, ठीक है, तभी तो मूवमेंट होगा ना। नेक्स्ट चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द सोमेटिक एम्ब्रियोस, या फिर बोलेंगे एम्ब्रियोजेनिक टिश्यू डायरेक्टली फ्रॉम द एक्स प्लांट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट केलस फेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक्स प्लांट क्या होता है, पहले तो यही समझे, ये प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें, एक्स प्लांट मतलब कोई पीस ऑफ द प्लांट, प्लांट का कोई आपका पीस, मान के चलिए लीफ भी हो सकता है, या फिर मान के चलिए स्टेम भी हो सकता है, या फिर रूट हो सकता है। कोई आपका प्लांट का कोई पार्ट होगा जिसकी क्या एबिलिटी होती है कि ये आपका न्यू प्लांट ग्रोथ कर सकता है। इसका मतलब तो सबको समझ में आ गया। एक्स प्लांट क्या है, पीस ऑफ द प्लांट, प्लांट का कोई पीस, चाहे लीव हो सकता है, चाहे स्टेम हो सकता है, चाहे रूट हो सकता है, और उसमें क्या कैपेबिलिटी होती है कि एक नया प्लांट वो जनरेट कर पा रहा है, ठीक है। तो देखिए वही तो बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द सोमेटिक इम्ब्रियोस या फिर इम्ब्रियोजेनिक टिश्यू डायरेक्टली फ्रॉम द एक्स प्लांट से आपका न्यू प्लांट बन जाएगा, बट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द केलस, बट केलस ना बने, ठीक है, केलस का फॉर्मेशन ना हो, डायरेक्टली हम इससे आप क्या बना ले, न्यू प्लांट बना ले। तो ये स्टेप होता है आपका डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनिक में। एक इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन में समझोगे तब आपको क्लियर होगा चीजें। देखिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आएगा। अब एक्सप्लेनेशन में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक होता है आपका इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनिक और सेकंड आपका है डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनिक। तो देखिए एक्स प्लांट का तो मतलब मैंने आपको बता दिया। तो देखिए डायरेक्ट में हो क्या रहा है,
कि किसी लीफ को लेंगे हम लोग एज अ एक्स प्लांट लेंगे, 6 वीक के बाद शूट का रीजनरेशन हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा, रूटिंग हो जाएगा। बट इनडायरेक्ट की यदि मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले 3 वीक में क्या बनेगा, आपका केलस बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर जाके ये सूट होगा, फिर उसका इलोंगेशन होगा, फिर जाके प्लांट बनेगा। तो यही जो डायरेक्ट वाला स्टेप है इसमें केलस नहीं बनता है, इसमें केलस नहीं बनेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में सबसे पहले केलस का इंडक्शन होता है। यह आपके प्लांट टिश्यू कल्चर से पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन जो है एक बार जरूर पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा गया है जीपे 22 करंट का क्वेश्चन है, और जितना भी आपको ऑप्शन में दिया गया है ये है आपका न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल। तो आजकल न्यूरोग्लियल सेल से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूरोग्लियल सेल क्या है, ये आपके सपोर्ट करने वाले सेल होते हैं। किसको सपोर्ट करेंगे, आपके न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाले होते हैं, इतना पॉइंट। अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है आपका, formation and maintenance of the myelin sheath around the CNS axon are done by, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, माइलिन शीट को बनाने का काम कौन करता है, कौन सा ग्लियल सेल माइलिन शीट बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो कि आपका एक न्यूरोग्लियल सेल है जो न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करता है, ये बनाता है माइलिन शीट इन केस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यदि आपसे क्वेश्चन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं बोलता तो ये आपका स्वान सेल होता है, जो कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका माइलिन शीट बनाने का काम करता है स्वान सेल, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका माइलिन शीट बनाने का काम करेगा ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। जो माइक्रोग्लियल सेल होते हैं ये आपका मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस मतलब क्या होता है, मैक्रोफेजेस मतलब ये आपके किल करने का काम करते हैं बैक्टीरिया वायरस को, ये है ब्रेन लेवल पे। और एस्ट्रोजोसाइट आपका सेल होता है जो कि न्यूरोग्लियल सेल है, ये आपका ब्लड ब्रेन बनाने का काम करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बैरियर आपने जरूर सुना होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने का काम करता है आपका एस्ट्रोसाइट सेल। फेगोसाइटिक एक्शन किसका होता है, माइक्रोग्लियल सेल का। ओलिगोडेंड्रोसाइट का सेल का क्या होता है, ये माइलिन शीट को बनाएगा। और स्वान सेल किसमें प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो आपका क्या बनाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये आपका माइलिन शीट बनाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि करंट में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग आपका साइटोन, ये वाला पार्ट को साइटोन, ये जो आपको नजर आ रहा होगा इसको बोलते हैं हम लोग आपका एक्सॉन। और इस एक्सॉन में आपको इस तरीके से जो नजर आ रहा होगा इन्हीं को क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। और माइलिन शीट को बनाने का काम कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो कि आपका ग्लियल सेल है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लियल सेल। इसी ग्लियल सेल के वजह से क्या हो जाता है, ब्रेन को कैंसर हो जाता है, ठीक है। ब्रेन कैंसर किसकी वजह से होता है, इन्हीं न्यूरोग्लियल सेल की वजह से होता है। क्योंकि न्यूरॉन सेल में तो कभी भी आपका पॉसिबल ही नहीं है कैंसर होना, क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन सेल है कभी भी सेल डिवीजन प्रोसेस में कभी पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, तो कभी भी कैंसर होने का तो चांस है ही नहीं। बट 90% न्यूरॉन के साथ 10 से 20% जुड़ा रहता है कौन, न्यूरोग्लियल सेल, और इसमें कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीजन होने का, और इसमें कैंसर होता है। और ब्रेन हमारा इतना सेंसिटिव होता है कि न्यूरोग्लियल सेल यदि एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ कर जाए, इनमें कैंसर हो जाए, तो ये पूरे ब्रेन को लेके चले जाते हैं, जिनको बोला जाता है ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। यही उसके पीछे रीजन है। यही जो सेल है आपके एस्ट्रोसाइट सेल हो गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल हो गया, माइक्रोग्लियल सेल हो गया, ये सब चीज क्या है, ये सेल डिवाइड कर सकती हैं, और इन्हीं की वजह से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, यदि एबनॉर्मल तरीके से लोग ग्रोथ कर जाए तो। क्लियर हुआ। तो ये देखिए स्वान सेल माइलिन शीट बनाएगा इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो होता है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ये जो माइलिन शीट है इनको बनाने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ सबको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो चीज मैंने अभी आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लैक्सेस इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ द कैपिलरी वेंट्रिकल एंड इपेंडिमल सेल। ये आपका GP21 बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आप इसका आंसर मेरे को जल्दी से करके बताएंगे कि आपके साइड से क्या आंसर होगा। सर सेल डिवीजन नहीं कर सकता, बिल्कुल न्यूरॉन सेल नहीं होता है, न्यूरॉन सेल में तो सेंट्रोसोम ही नहीं होता जो कि सेल डिवीजन कराता है, बट फिर भी ब्रेन ट्यूमर होता है तो इन्हीं न्यूरोग्लियल सेल की वजह से होता है। चलिए इसमें आते हैं नेक्स्ट में, क्या होता है इसका आंसर जल्दी से करेंगे, 58 करके लिखेंगे तब मेरे को समझ में आएगा। वेरी गुड, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका कोराइड जो फ्लैक्सेस होता है ये क्या करेगा, ये आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आपने नाम सुना होगा CHF। CHF मतलब क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CHF CSF। तो ये सब बनाने का काम कौन करता है, आपका यही कोराइड फ्लैक्सेस बनाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है आपका, ये आपका ब्रेन में भी रहेगा और इसमें ये फ्लो कहां पर होता है, क्वेश्चन पूछेगा ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कहां पर होता है, तो ये आपके वेंट्रिकल में फ्लो होता है। और जो वेंट्रिकल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये आपका इपेंडाइमल सेल से मिलकर बना हुआ है। अब ये वेंट्रिकल क्या होता है अभी डायग्राम में देखते हैं क्या होगा, क्लियर। चलिए आगे पहले इसको देखिए एक्सप्लेनेशन में। ये आपका ब्रेन है और ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, आपका वेंट्रिकल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ब्रेन है। और ये देखिए इसको बोलेंगे लेटरल वेंट्रिकल हो गया आपका, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल हो गया, और ये वाला ये वाला को बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। और इन्हीं वेंट्रिकल में क्या फ्लो होता है, इन वेंट्रिकल में फ्लो हो रहा है आपका CHF, ठीक है, क्या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहां से फ्लो हो रहा है। क्लियर हुआ इतने पॉइंट। और इसका जो सेल है वो किससे मिलकर बना होता है, आपका इपेंडिमल सेल से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट भी याद रखो यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोराइड फ्लैक्सेस, ये कोराइड फ्लैक्सेस क्या बनाता है, यही बनाएगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कोराइड फ्लैक्सेस क्या बनाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कहां पर होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल वाले पार्ट पे फ्लो होता है, जो कि लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। और साथ ही साथ इसको भी नहीं भूलना है, जो हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है ब्रेन में, यहां पर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है। इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है, शॉक से बचाता है। जैसे हमारे बाइक में क्या रहता है, आपका ऑयल डाला रहता है, शॉकअप रहता है जिससे अपने को झटका ना लगे, ठीक उसी तरीके से हमारे ब्रेन में क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसका काम क्या है, हमारे ब्रेन को शॉक से, झटके से बचाने का काम करता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज ट्रू। सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है आपका, हमारा जो ब्रेन है ये वाला, ये इस तरीके से टू पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, एक राइट हेमिस्फीयर, एक आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब देखिए क्या बोल रहा है आपका, इसके रिगार्डिंग आपके ट्रू स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से कमेंट करेंगे, बिल्कुल क्या आएगा इसका आंसर। देखिए हमारा ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, जो कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, और वही सेरिब्रम आपके टू हेमिस्फीयर में डिवाइड है, एक आपका राइट हेमिस्फीयर और एक होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो उसी से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट को देखिए क्या है आपका, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर आर द सिमेट्रिकल, नहीं असिमेट्रिकल होते हैं, मतलब दोनों इक्वली नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या नहीं होते हैं, कभी भी सिमेट्रिक नहीं होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं। द राइट मोर इंपॉर्टेंट फॉर द स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, नहीं राइट नहीं होता है, लेफ्ट वाला करता है ये काम। इसको देखिए, द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज द मोर इंपॉर्टेंट फॉर द म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक अवेयरनेस, नहीं ये काम आपका राइट वाला करता है आपका। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला तो फिर करेक्ट होगा आपका, हेमिस्फेरिक लेटरलाइजेशन इज द मोर प्रोनाउंस्ड इन द मेल देन द फीमेल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। डायग्राम से देखिए आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। डी जो कर रहे हैं ये देखिए, ये है आपका ब्रेन। देखिए हमारा जो ब्रेन है उसका जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, जो ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट है, फील कीजिए ये आप ही का ब्रेन है, ठीक है,
ये आपका ब्रेन जो कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या है आपका डिवाइड है। और एक बात सबको पता होगा, हमारा जो लेफ्ट वाला ब्रेन है ये राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट वाला लेफ्ट को करता है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी का जो लेफ्ट वाली जितनी भी चीजें होंगी इसको हमारा राइट साइड वाला ब्रेन कंट्रोल करेगा, और हमारा लेफ्ट वाला जो रहेगा वो हमारी पूरे बॉडी के राइट साइड वाले एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तो देख लीजिए, राइट जो लेफ्ट हैंडेड होंगे उनमें देखिए उनका राइट साइड वाला ब्रेन उनके आर्ट, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनसाइट, होलिस्टिक थॉट, म्यूजिक, इन सब एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। और जो आपके राइट हैंडेड होंगे उनमें देख लीजिए उनका एनालिटिकल, लॉजिक, लैंग्वेज, रीजनिंग, साइंस, मैथ्स कैसे होगा, कैसे लिखेंगे, उनका स्किल क्या होगा, ये डिसाइड करेगा। ये आपका लेफ्ट वाला ब्रेन है। क्लियर हुआ? तो यही है आपका ब्रेन, राइट वाला लेफ्ट को संभालेगा, लेफ्ट वाला राइट को संभालेगा, और इसी हिसाब से आपकी चीजें चल रही हैं। जो लेफ्ट साइड वाला होगा, जो लेफ्टी से लिख रहा होगा, इस हाथ से लिख रहा होगा, तो समझ लो उसका ये वाला कंट्रोल कर रहा होगा। जो राइट साइड से लिख रहा होगा उसका ये वाला कंट्रोल कर रहा होगा। देख लीजिए अपना अपना कहां से क्या कंट्रोल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका कार्डियक साइकिल आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जीपेट 21 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? एक इवेंट को डिनोट करता है। कार्डियक साइकिल क्या होता है? एक इवेंट है। क्या चीज का इवेंट है? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट का। जब आपका हार्ट क्या करता है? बीट करता है। उसका टाइमिंग क्या होता है? आपका टाइमिंग होता है एक बार में 0.8 सेकेंड होता है। जैसा कि आपको पता होगा कार्डियक साइकिल कितना होता है, एक बीट में कितना टाइम लगाता है आपका? 0.8 सेकेंड। जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्ट्रियम, ऊपर वाले को बोलते हैं आर्ट्रियम, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। लोअर चेंबर को वेंट्रिकल, अपर चेंबर को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो देखिए टोटल कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है आपका सिस्टोल होना और डायस्टोल। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड। तो यहां पर जो आपका ये है आपका वेंट्रिकल सिस्टोल, इसकी बात कर रहा है। इस वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 0.3 सेकेंड, और फिर बचा कितना? इस वेंट्रिकल को डायलेट होने में कितना टाइम लगेगा? 0.5 सेकेंड। बात करते हैं अपर चेंबर का, तो आपका सिस्टोल होने के लिए इस आर्ट्रियम वाला पोर्शन को सिस्टोल होने के लिए 0.1 सेकेंड लगेगा, और इस आर्ट्रियम वाला पोर्शन को डायस्टोल होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 0.7 सेकेंड लगेगा। अब पूरा कार्डियक साइकिल होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। जैसे एक मिनट में हमारा दिल कितने बार धड़कता है? 72 टाइम्स। तो एक मिनट को मैं क्या लिख दूं? 1 मिनट को मैं लिख देता हूं 60 सेकेंड। और एक मिनट में कितने बार आपका 72 टाइम्स आपको होता है हार्ट रेट। इन दोनों को आप काटोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 0.8 सेकेंड। मतलब खुद सोचिए कि 0.8 सेकेंड में, एक बीट में हमारा हार्ट को कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। और इस 0.8 सेकेंड में सिस्टोल मतलब क्या होता है आपका? कॉन्ट्रैक्ट करना, और डायस्टोल मतलब क्या होता है आपका? रिलैक्स करना। मतलब सिर्फ 0.8 सेकेंड में ही हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेता है और रिलैक्स भी हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। क्लियर हुआ? तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्लियर हो गया, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। अपर चेंबर को आर्ट्रियल बोले, आर्ट्रियम, लोअर चेंबर को वेंट्रिकल। तो इसका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिनको लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, ठीक है। हम तो सालों भर तैयारी नहीं किए हुए हैं, अब क्या करें, अब तो 2 ही 4 महीने बचा हुआ है जीपेट का, तो क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल। उन्हीं स्टूडेंट के लिए एक आपका बैच लॉन्च किया है जीडीसी ने, जीडीसी क्रैश कोर्स। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए जीपेट का तब तक आपका ये कोर्स चलेगा, और इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू आपको क्या किया जाएगा? गाइड मिलेगा। गाइडेंस मिलना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे आज के टाइम पे। सेल्फ स्टडी तो अलग बात है, बट आपको कोचिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जिससे अपने को कम टाइम पे आप
बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल जुड़िए जीडीसी के साथ। फीस भी बहुत ही मिनिमम है, सिर्फ 6000 का आपका लिमिटेड ऑफर में, और भी इसमें ऑफर में आपको प्राइस कम में भी मिल सकता है। देख लीजिए क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे। 1000+ रिकॉर्डेड लेक्चर जिसको आप देख भी नहीं पाओगे, इतना आपका लाइव लेक्चर रहेगा, और इतने टेस्ट सीरीज रहेंगे। मतलब सुविधाएं तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना टाइम निकाल पा रहे हो। ठीक है, लाइव सेशन भी चलेंगी आपकी, और मॉक टेस्ट भी आप इसमें दिला सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में आपको अपना रैंक पता चल जाएगा कि कितना रैंक पे हैं, किस लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस चल रही है अभी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केमिकल या हिस्टोकेमिकल चेंजेस दैट अकर इन द इन्फ्रक्शन ऑफ द हार्ट। इसी को और क्या बोल सकते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन को बोलते हैं, हार्ट अटैक वगैरह इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक अब बताएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए आसान कर दिया। अब हार्ट अटैक का कंडीशन है, मान लीजिए इन्फ्रक्शन ऑफ द हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो क्या क्या चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। नॉट वर्ड को बहुत अच्छे से करना, जीपेट 20 का क्वेश्चन था। चलिए बताएंगे। सर डिस्काउंट मिलेगा का? बिल्कुल, आप जीडीसी ऐप में जाके विजिट कीजिए, वहां पर आपको ऑफर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार जीडीसी का ऐप लोग डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, उसमें आपको ऑफर भी पता चल जाएगा। तो देखिए, मायोकार्डियम इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, ग्लाइकोजन का लेवल डिप्लीशन होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम, बहुत ज्यादा कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, क्योंकि हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट की सेल डैमेज हो रही है, तो हार्ट जल्दी जल्दी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो भी उसके पास एनर्जी है, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को आपका इन्वेस्ट करेगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, और ज्यादा लैक्टिक एसिड होने की वजह से क्या होता है, फटिगनेस की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हार्ट ज्यादा जल्दी 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 आपका काम करेगा, ऑक्सीजन उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा, तो लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होगा। तो ये भी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन द सोडियम गलत, इंक्रीज होगा सोडियम का लेवल जो है, तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट यहां पर डिक्रीज बोला है, तो ये आपका गलत, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जिन्होंने भी किया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इस कंडीशन में कैल्शियम का भी लेवल इंक्रीज होगा, साथ ही साथ सोडियम का भी लेवल इंक्रीज होगा इन केस ऑफ द मायोकार्डियम इन्फ्रक्शन। मतलब हार्ट का जो सेल है, कार्डियक सेल है, उसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए वाले सही हैं, ये तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पोटेशियम का लॉस होता है, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड इंक्रीज होता है, ग्लाइकोजन का डिप्लीशन होता है, मतलब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है बहुत ज्यादा, और सोडियम का लेवल इंक्रीज होता है। इस्चेमिक सेल मतलब क्या, जिस सेल में डैमेज हो रहा है, जो सेल है जिसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जल्दी आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट, सर प्राइम में ऐसे ही होगा, बिल्कुल प्राइम में जैसे हो रहा है उसी तरीके का वो क्रैश कोर्स है जीपेट का आपका। नेक्स्ट, ऑटोरिथमिसिटी इज द प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द टिश्यू। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जीपेट 20 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑटोरिथमिसिटी किस में होगा, जो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, ये आपका, ये जो मसल है इन स्केलेटल, ये आपका वॉलेंट्री एक्शन होता है, इसको आप अपने हिसाब से काम करा सकते हो। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसमें भी यही दिया है, ये भी नहीं होगा, न्यूरोनल सेल नहीं होगा, तो बचा क्या आपका, ये जो है कार्डियक सेल को, हार्ट को आप अपने हिसाब से काम नहीं करा सकते हैं। स्मूथ मसल की मैं बात करूं, लाइक आपका जीआईटी हो गया, ब्रोंकियल ट्रैक्ट हो गया, ब्रोंकस हो गया, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, अपने हिसाब से इसमें यूरिन आपका फील होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें अपने हिसाब से आपका ब्रीथिंग होगा, अपने हिसाब से डाइजेशन होगा। ब्लड वेसल में अपने हिसाब से क्या होगा, आपका अपने हिसाब से चलेगा ब्लड जो है। लिम्फ वेसल में भी सेम चीजें होंगी, अपने हिसाब से लिम्फ फ्लो होगा। तो इन सब में क्या होगा, ऑटोरिथमिसिटी होगी, अपने हिसाब से इन लोग अपना इंपल्स जनरेट करके अपना जो भी वर्क है इसको परफॉर्म करेंगे। इससे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। जहां पर स्केलेटल मसल है वहां पर हमारा कंट्रोल है। जैसे मेरे हैंड में स्केलेटल मसल है तो मैं अपने हिसाब से अप डाउन कर पा रहा हूं, लेकिन मैं अपने हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी और आपका लंग्स इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या है, ऑटोरिथमिसिटी है, ये अपने हिसाब से काम करेंगे। क्लियर? तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नहीं, न्यूरोनल भी, न्यूरोनल टिश्यू नहीं, इसका आपका कार्डियक, देखो ऑप्शन से जाइए ना आप लोग,
कार्डियक मसल हार्ट है आपके बिल्कुल कंट्रोल पे नहीं है, अपने हिसाब से इसमें एसी नोड अपना कंडक्शन कराएगा, ठीक है। इसमें देखिए स्मूथ मसल में भी अपने हिसाब से ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्रीथिंग हो रहा है आपका, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में आपका फील हो रहा है यूरिन जो है, तो हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। एज पर ऑप्शन आपको काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? तो कार्डियक आउटपुट किसको बोलेंगे? आपका अमाउंट ऑफ ए, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए ब्लड इजेक्टेड लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में हमारा हार्ट जो है, स्पेशली मैं बात करूं लेफ्ट वेंट्रिकल, जितने ब्लड को बाहर कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है? कार्डियक आउटपुट। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में जितने ब्लड को बाहर कर रहा है, उस अमाउंट को, उस वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? कार्डियक आउटपुट। क्लियर? सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया हुआ है ये। ठीक है, तो ये होता है आपका कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट की यदि मैं बात करूं तो हार्ट रेट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या होता है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक बीट, जब हार्ट आपका एक बीट करेगा, एक बार धड़केगा आपका हार्ट, तो कितना ब्लड फेंकेगा बाहर, कितने इजेक्ट करेगा? 70 ml। और एक मिनट में जितने वॉल्यूम को अपना वो इजेक्ट करेगा, उस वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? आपका कार्डियक वॉल्यूम, ठीक है, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट मतलब समझ में आया, एक मिनट में जितने अमाउंट ऑफ ब्लड को बाहर फेंकेगा उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और एक बीट में जो आपका 75 आपका क्या करेगा, 70 ml के करीब आपके ब्लड को बाहर फेंकेगा, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा आपका कार्डियक आउटपुट। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फार्मूला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। वाई लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही आपका औटा होता है, और औटा से ही होते हुए आपके पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। ये आपके हार्ट में आपने पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका जीपेट का, आपका मैकेलम पेचेस इन सीन इन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मैकेलम पेचेस किसमें सीन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम वाला, इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके साइड से बताइए। पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा क्लासेस, इस तरीके का मैराथन सीरीज आपको मिलेगा, तो इसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। देखिए क्या होता है आपका, ये वाला जो आपका लेफ्ट वाला जो आपका स्पेशली आर्ट्रियम वाला पार्ट है, तो ये जो पेचेस होता है मैकेलम प्लेग का फॉर्मेशन होता है स्पेशली इन द लेफ्ट आर्ट्रियम में, और ये इन्फ्लामेशन होने की वजह से होता है। कई बार क्या होता है, ये जो लेफ्ट वाला आर्ट्रियम है, इसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से इस तरीके का प्लेग का फॉर्मेशन होता है। इस प्लेग को ही क्या बोला जाता है? आपका मैकेलम प्लेग बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो ये डायरेक्ट फैक्ट लेवल पे क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की तो जरूरत नहीं है। यदि आपको पता होगा तब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आपको ये स्किप करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है। क्लियर हुआ? जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये लेफ्ट साइड को स्पेशली बोला जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, जीपेट 22 का। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, द सिस्टम ऑपरेट टू द मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का पीएच कितना होता है आपका? 7.4। तो इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या एसीटेट बफर से होगा, कि लाइसिस बफर से होगा, कि पोटेशियम सिट्रेट से होगा, कि कार्बोनिक एसिड से होगा? जल्दी से बताएंगे। हमारे ब्लड का मेंटेन है पीएच 7.4, तो कोई ना कोई एक बफर सॉल्यूशन होगा। बफर का मतलब समझते होंगे, बफर सॉल्यूशन दैट रजिस्ट द चेंजेस इन द पीएच। बफर सॉल्यूशन क्या करता है? जो पीएच को चेंजेस होने से अपने को क्या करता है? रजिस्ट करता है, प्रिवेंट करता है। तो ब्लड का जो पीएच को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका कार्बोनिक एसिड, साथ ही साथ आपका बाइकार्बोनेट। ये जो बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, वो बफर की तरह काम करते हैं, बफर सॉल्यूशन की तरह, जो क्या करेंगे? जो ब्लड का पीएच को मेंटेन करेंगे, कितना? 7.4 के बीच में ही रहे। देखिए और कौन से रिएजेंट आपके हो सकते हैं?
ब्लड के लिए मैं बात करूं तो बफर सिस्टम में आपके बाइकार्बोनेट आपका प्रोटीन भी हो सकता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन होंगे ये भी आपके बफर के जैसे काम करेंगे। हीमोग्लोबिन भी बफर के जैसे काम करता है। हमारे इंटेस्टिनल फ्लूइड के पीएच को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट होता है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे आपका पीएच को मेंटेन करने के लिए आपका प्रोटीन एंड फॉस्फेट होता है। बट यहां पर आपसे पूछा गया था कि मेनली ब्लड की बात किया गया था कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जो कि एज अ बफर काम करता है, और साथ ही साथ बाइकार्बोनेट भी हो सकता है आंसर इसका। क्लियर? चलिए, तो ये आपके पीएच को मेंटेन करने वाली चीज बोल रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप इज द बेसिकली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किसके थ्रू होता है, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से? क्या आंसर करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी क्विक देखते ही आपको आंसर करना है। सर एचपी से कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 6 आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके बेस पे ही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। यदि आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। आरबीसी के सरफेस पे यदि बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होने वाला है। और यदि दोनों कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी के सरफेस पे तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो इस हिसाब से आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन होता है वही डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप को, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, और किसी ने भी गलत नहीं किया जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आरबीसी केप्ट इन द आइसोटोनिक NaCl सॉल्यूशन, जब सॉल्ट सॉल्यूशन में यदि हम लोग आरबीसी को कैप्ट करें, ठीक है, तो अब आपको देखिए स्टेटमेंट पढ़िए तो क्या होगा पूछ रहे हैं, ठीक है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है। रेड ब्लड सेल को हम किस में आपका कीप करें, कैप्ट करें, एक आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी द एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट होगा सॉल्यूट अक्रॉस द आरबीसी। ये होगा कि आरबीसी का शेप इन साइड चेंज नहीं होगा, कि ये होगा कि ये होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि जो ब्लड में जैसे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर बोल सकते हैं कंसंट्रेशन की बात करें, ये बिल्कुल ब्लड के बराबर हो, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक कब बोलेंगे, जब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या उसका कंसंट्रेशन ब्लड के कंसंट्रेशन और उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करे, मैच करे, इक्वली हो। जैसे मैं बात करूं आपका 0.9% आपका वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड क्या शो करता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन शो करेगा। और इस कंडीशन में आरबीसी का शेप और साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। बट यदि मैं बात करूं आपका हाइपो की मैं बात करूं, ठीक है, हाइपोटोनिक की मैं बात करूं, तो हाइपोटोनिक में यदि मैं अपना आरबीसी को रख दें, रेड ब्लड सेल को रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग प्रॉपर्टीज आ जाएगी। और यदि मैं इसको आपका हाइपरटोनिक में रख दूं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, इससे क्या हो जाएगा, ये जो आरबीसी है ये आपका श्रिंक कर जाएगा, किशमिश के जैसे हो जाएगा। क्लियर? तो यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कैप्ट कर रहे हैं तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, शेप साइज मेंटेन रहेगा, किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे तो स्वेल हो जाएगा आरबीसी, और हाइपरटोनिक में ऐड कर दोगे तो श्रिंक हो जाएगा किशमिश के जैसे। तो ये होता है प्रॉपर्टीज यहां पर। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप इनको पढ़ सकते हैं। हाइपो का मतलब लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड से, आइसोटोनिक मतलब क्या होगा, इक्वल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन इक्वल होगा ब्लड से। और हाइपरटोनिक मतलब क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन होगा या फिर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा एज कंपेयर टू ब्लड। रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे, हाइपोटोनिक में स्वेल हो जाएगा और हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाएगा आपका आरबीसी जो है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। हीमोफीलिया बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका, हाइपर में श्रिंक हो जाएगा बिल्कुल, और हाइपो में स्वेल हो जाएगा, ये अंगूर बन जाएगा। चलिए आप कीजिए,
हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया आपका फैक्टर 8 के डिफिशियंसी की वजह से होता है। फैक्टर नंबर 8, इसी को रॉयल डिजीज बोलते हैं। ये आम आदमी को नहीं होता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज। क्योंकि सबसे पहली बार ये डिजीज किस में देखा गया था? इंग्लैंड की महारानियों में देखा गया था, ठीक है। और ये जीनेटिक भी होता है। जिसको हीमोफीलिया है उसको कभी चोट वगैरह लग जाए, इंजरी हो जाए, तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होता है, ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? कि उनमें फैक्टर नंबर 8, जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं, ये अब्सेंट रहता है। क्लियर? और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, और जो कि जीपेट 21 का आसान क्वेश्चन था आपका। क्लियर? तो एक बार फैक्टर जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका, द प्रोसेस बाय विच, ये आपका हीमोपोइसिस की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है आपको? हीमोपोइसिस मतलब होता है ब्लड फॉर्मिंग, ब्लड सेल बनाना, ठीक है। ब्लड सेल जो बनते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है आपको? हीमोपोइसिस। बस आपको मैच करना है कि कौन से सेल से कौन सा ब्लड का कंपोनेंट बनेगा। क्लियर? तो चलिए जल्दी से मैच करिए और ऑप्शन बताइए इसका क्या करेक्ट होगा। बिल्कुल सी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। तो देखिए आपका हीमोपोइसिस का मतलब समझ में आ गया सबको? ब्लड सेल का फॉर्मेशन होना को ही क्या बोलते हैं आपका? हीमोपोइसिस। तो यहां पर देखिए आपका रेटिक्युलोसाइट सेल से क्या बनता है आपका? आरबीसी बनता है, ठीक है। इरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है? आरबीसी। भूल जाओगे तो याद रखना, इस आर को कोरिलेट कर देना इस आर से। तो रेटिक्युलोसाइट से क्या बनता है आपका? इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल बनेगा। मेगा कैरियोब्लास्ट सेल से बनता है प्लेटलेट। मेगा कैरियोब्लास्ट सेल से क्या बनता है आपका? प्लेटलेट। माइलोब्लास्ट सेल से आपका क्या बनता है? न्यूट्रोफिल बनता है। और मोनोब्लास्ट सेल से आपका क्या बनेगा? मैक्रोफेजेस। तो हीमोपोइसिस का प्रोसेस में आपका इन सब सेल से मिलकर ये आपके ब्लड सेल बनते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेष तो मैंने कर ही दिया है। यहां पर देखिए, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हीमोपोइटिक्स क्या होता है? स्टेम सेल, उसी से आपका क्या बनता है? ब्लड सेल बनता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये सब सेल को बनने के लिए देखिए क्या क्या चाहिए आपको, वही तो आपसे पूछा गया था। जैसे हम लोग स्टेम सेल की बात करें हीमोपोइटिक्स में, तो आपका रेटिकुलोसाइट से बनता है आपका आरबीसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। और आपका माइलोब्लास्ट से बनता है आपका बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, जो कि ग्रेन्युलोसाइट व्हाइट ब्लड सेल होते हैं आपके। और फिर बात करते हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो मोनोब्लास्ट से बना हुआ है आपका मोनोसाइट, और लिम्फोब्लास्ट से मिलकर बना हुआ है लिम्फोसाइट। ये सब आपके व्हाइट ब्लड सेल हैं। और आपका मेगा कैरियोसाइट सेल से मिलकर बना हुआ है आपका प्लेटलेट्स। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जीपेट 26 का बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसमें आपका ब्लड के कंपोनेंट ही तो आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या आंसर करेंगे आपका? ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, यही तो इसका करेक्ट हो जाएगा। लिम्फ में क्या आरबीसी प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, गलत हो गया आपका। न्यूरॉन का ये टाइप्स होता है, ये भी उसका पार्ट होता है, ये भी पार्ट होता है, ये इसका पार्ट नहीं होता है। साइनेप्स किसको बोलते हैं? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को साइनेप्स बोलते हैं, ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। प्लाज्मा में क्या लिम्फोसाइट होगा क्या? नहीं, इसमें सिर्फ आपका फ्लूइड पार्ट होता है। फ्लूइड पार्ट को क्या बोलते हैं आपका? प्लाज्मा। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि प्लाज्मा। और ये सब आपके ब्लड सेल हैं, ठीक है, ये सब आपके सेलुलर कंपोनेंट हैं आपके, और ये उसका फ्लूइडिक पोर्शन है, जो कि ये आपका 45% होता है ब्लड में, और ये होता है आपका 55%, जो कि लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। कंपोनेंट ऑफ द ब्लड आपसे पूछा गया था। चलिए इसको आंसर कीजिए, मैच करना है। चलिए इसको हम लोग करते हैं मैच द फॉलोइंग से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है। अग्रेन्युलोसाइट मतलब क्या होता है? इसके एग्जांपल क्या होते हैं? अग्रेन्युलोसाइट का एग्जांपल होता है आपका मोनोसाइट होता है, और एक आपका लिम्फोसाइट होता है। ये दोनों इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है।
तो अग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है लेक ऑफ न्यूट्रियोफिल, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल होता है ये क्या होता है आपका ग्रेन्युलोसाइट होता है, ग्रेन्युलोसाइट। ये आपका सब डब्ल्यूबीसी की बात चल रहा है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये भी आपका डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल ये आपका ग्रेन्युलोसाइट सेल होते हैं, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आपके अग्रेन्युलोसाइट होते हैं। तो आपका अग्रेन्युलोसाइट का मतलब भी तो हो गया कि जिसमें आपका न्यूट्रोफिल प्रेजेंट ना हो, ठीक है। अप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है डिप्रेशन ऑफ द बोन मेरो, बोन मेरो का सप्रेशन होना को ही क्या बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। और बोन मेरो से ही आपका ब्लड सेल बनता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो यदि आपका बोन मेरो सही से काम नहीं करेगा, सप्रेस हो जाएगा, तो ये सब चीजें नहीं बन पाएंगी, ब्लड सेल नहीं बन पाएगा, और इसके वजह से क्या प्रॉब्लम होता है अप्लास्टिक एनीमिया। हीमोलाइटिक, लाइटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन होना, हीम मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होगा, जिसके वजह से क्या नहीं बन पाएगा आरबीसी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आरबीसी के ही अंदर में होता है आपका हीमोग्लोबिन। तो फाइनली क्या होगा मतलब रिड्यूस द लाइफ स्पॉन ऑफ द इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पॉन जो कि 120 डे होता है वो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। फिर बचा क्या आपका एनिसोसाइट, एनिसोसाइट मतलब होता है आपका एब नॉर्मल वेरिएशन इन द आरबीसी। तो एनिसोसाइट का मतलब होता है अनइक्वल, इसका मतलब होता है अनइक्वल आरबीसी, आरबीसी का जो शेप होगा वो अनइक्वल हो जाता है इन केस ऑफ द एनिसोसाइटोसिस। तो इस तरीके से आपको इसको मैच करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ इन विच फूड इज द मिक्सड विद द स्लाइवा इज एंड मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द माउथ इन टू द स्टोमक इज, क्या आंसर करोगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है मैकेनिकल डाइजेशन की बात कर रहा है। तो मैकेनिकल डाइजेशन मतलब जैसे ही आप खाना खाओगे सबसे पहले क्या करोगे चीविंग करोगे, चबाओगे ना उसको। तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका मास्टिकेशन होता है, चीविंग करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे स्वालो करोगे, निगल लोगे कि नहीं खाना को ताकि आपके स्टमक में जाए। तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा आपका उस स्वेलिंग ऑफ स्वॉलोइंग को क्या बोला जाता है, सबसे पहले खाना को हमारा जो टीथ है उसको क्या करेगा ग्लाइंड करेगा, सबसे पहले स्मूथ बनाएगा, समझिए। तो ये हो गया आपका मास्टिकेशन मतलब चबाना, ठीक है। और इसके बाद होता है डिग्लूटेशन मतलब क्या होता है स्वॉलो करना, स्वॉल करेंगे हम लोग, ठीक है, निगल लेंगे खाने के बाद। बिल्कुल सही है, सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए मास्टिकेशन मतलब क्या होता है चीविंग करना, ठीक है, चीविंग करना ये आपका पहला प्रोसेस होता है जिसमें फूड आइटम को कट किया जाता है स्मॉल पीसेज में, और साथ ही साथ उसमें स्लाइवा को मिक्स कर दिया जाता है। और डिग्लूटेशन मतलब क्या होता है आपका स्वॉलो करना, स्वॉलो करके आपका इसको ट्रांसफर किया जाता है माउथ से स्टमक तक, ताकि माउथ से आपके स्टमक में चला जाए। नेक्स्ट पीएच से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, गेट का क्वेश्चन है। पीएच से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको पीएच पता होगा वो बना लेगा इसका क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताएंगे कौन सा इसका ऑप्शन मैच करेगा। बिल्कुल स्लाइवा में मिक्स होगा, बिल्कुल मास्टिकेशन मतलब चीविंग को बोला जाता है। स्लाइवा का पीएच तो सबको पता होगा, स्लाइवा का पीएच होता है 6 पॉइंटेड, इसको मैच कर लो। स्टोमक का पीएच आपका 1.5 से लेकर 3.5 होता है, तो इसका ऑप्शन तो ये हो गया आपका डिओडिनम, जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है। इसका जो पीएच होता है वो आपका 3 से लेकर 5 के बीच में फॉल करता है। और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको हम लोग कोलोन बोलते हैं, इसका आपका कितना होता है आपका 4 से 7 के बीच में होगा। क्लियर। तो बस ब्लड का कितना होता है पीएच, ब्लड का पीएच होता है 7.4। और किसका बच गया आपका टीयर का भी पूछता है, टीयर का पीएच होता है आपका 7.4। ब्लड का पीएच और टीयर का पीएच इन सबको याद रखना, स्लाइवा का पीएच, ब्लड का पीएच, टीयर का पीएच, और ये सब पार्ट का भी पीएच देख लेना। पहले क्वेश्चन बहुत आते थे पीएच वाला, ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लिए। नेक्स्ट
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड इन द रिस्पायरेटरी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में कौन सा इसमें अफेक्ट नहीं होगा पूछ रहा है, ठीक है। टीबी मतलब किस में होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहला चीज क्या होता है, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी किसको बोला जाता है, ये जो लंग्स का जो आपका कवरिंग होता है, लंग्स का जो कवरिंग होगा, लंग्स का जो कवरिंग होगा, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो केविटी होता है उसको भी तो अफेक्ट करेगा आपका, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन देख के ही आप लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर लिखा क्या है, पेरिकार्डियम, ये आया हुआ है आपका जीपैड में, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। यहां पर था पेरिकार्डियम, जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड है। ये आपका हार्ट का क्या होता है, आउटर कवरिंग, हार्ट के आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो ये तो लंग्स से रिलेटेड है ना, तो इसमें हार्ट का क्या मतलब होगा, टीबी किससे रिलेटेड है आपका, लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है, रिस्पिरेटरी सिस्टम से, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से आप इसको लगा सकते थे, ठीक है, कि हार्ट को कुछ नहीं करेगा। चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे लिए पूछ दिया गया था, क्योंकि ऑप्शन ही एकदम आसान कर दिया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया था, जीपैट 23 का क्वेश्चन, ये तो मैं मानूंगा ये थोड़ा सा टफ लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन था आपका, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस इज द एसोसिएटेड विथ, जो बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा होगा उन्हीं से ये क्वेश्चन बनेगा। ये जो आपका लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है, ये आपके विजन से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होगा, विजन से, जो कि आपके जीपैट 23 के फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए ये है आपका लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो होगा, ये बिलोंग टू द थैलेमस, ये थैलेमस से बिलोंग करता है, जो कि इसेंशियल रोल इन द नॉर्मल विजन। विजन प्रोसेसिंग जो आप देख पा रहे होंगे उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि आप डायग्राम में यहां पर देख पा रहे होंगे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज ये है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये विजन प्रोसेसिंग में आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था जीपैट 23 में। चलिए 23 के पहले सेट में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट से ही आपका 23 का, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व हेल्प इन द accommodating the eye for the eye vision। तो देखिए यहां पर आपका क्रेनियल नर्व से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 12 पेयर आपके क्रेनियल नर्व होते हैं, इन सबको अच्छे से रेडी करके जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अब बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो ऑक्यूलोमोटर होता है, ये आपके आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि जो आई का जो एकोमोडेशन जो पावर होता है, मतलब जो मूवमेंट होता है लेंस का, इसको कौन रेगुलेट करता है, तो इसको रेगुलेट करने का काम ये है। ऑप्टिक यदि आता तो ये सिर्फ विजन के लिए होता है, ऑप्टिक किसके लिए होता है, विजन के लिए होता है, बट यहां पर आपको ये वाला वर्ड जुड़ा गया, ठीक है, एकोमोडेटिंग द आई। और एकोमोडेटिंग पावर किसको बोलते हैं, आई का, कि लेंस को जो हमारा सिलियरी मसल है, एज पर ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट कराता है, ठीक है, उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पावर ऑफ द आई। तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। तो जितने भी आपके क्रेनियल नर्व हैं सबको अच्छे से रेडी करना, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, 23 का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर रिसीव द साउंड वेव इन द मेन, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्टिक आएगा तो विजन के लिए आएगा तो ऑप्टिक, लेकिन वहां पर मूवमेंट की बात कर रहा है, तो मूवमेंट में आपका ऑक्यूलोमोटर करेक्ट आंसर लिया गया है, ठीक है। तो देखिए हमारा साउंड वेव होगा, तो हमारा साउंड वेव को रिसीव कौन करेगा, फाइनली आपका ये आपका कोक्लियर, जो कि आपका इंटरनल ईयर का पार्ट होता है, ये आपका इंटरनल ईयर का पार्ट होगा, और इसका शेप कैसे होता है, जलेबी के जैसे शेप होता है, इस तरीके का। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर किसकी बात कर रहा है, इंटरनल। तो इंटरनली क्या प्रेजेंट होता है, कोक्लियर, ठीक है, और यही हमारे साउंड वेव को रिसीव करता है और ब्रेन तक का सेंड करता है ऑप्टिक आपका ऑडिटरी नर्व के थ्रू, ठीक है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू सेंड करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था जीपे 20 कितना था 20 आपका, ठीक है, 13 में। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये जो होता है आपका जलेबी की जैसा जो शेप नजर आ रहा है, इसी को बोलते हैं कोक्लियर,
और जो ऊपर में जो नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर ऑपरेटर, जो कि बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो ये ईयर है ये बैलेंस करने की भी काम करता है बॉडी को, साथ ही साथ हीरिंग का भी काम करता है। तो हीरिंग करने का काम कौन करता है? ये आपका कोक्लियर वाला पार्ट। और हमारे बॉडी को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? वेस्टिबुलो कोक्लियर पार्ट, जो कि इंटरनल ईयर का ही पार्ट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन 18 का था। क्या 18 का क्वेश्चन आपका? विच पार्ट ऑफ द आई इज अ लाइट सेंसिटिव, मतलब जहां पर आपका क्या बनता है? इमेज बनता है। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो हमारा इमेज कहां पर बनता है? रेटिना पे बनता है। हमारा इमेज कहां पर, जो आप मेरे को देख पा रहे होंगे, तो मेरा इमेज आपके आई के कहां बन रहा होगा? रेटिना पे बन रहा होगा। इसी में लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। रेटिना पे लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। और वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोटो सेंसिटिव, जो लाइट सेंसिटिव जो आपका पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है? रेटिना। और यहीं पर अब मेरा इमेज आपकी आई में अभी बन रहा होगा, तब तो आप मेरे को देख पा रहे हो। तो रेटिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, जो लाइट है वो कहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है? आपके रेटिना पे, और वहीं पर उसका इमेज बनता है। जैसे हम थिएटर में जाते हैं तो लाइट जो होता है वो पर्दे पे जो रहता है ना, वही क्या है? वहीं पर तो इमेज चलते रहता है ना, उसी में रिफ्लेक्ट होता है। चलिए अभी मैंने बताया था आपको, फिर से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, लेक्राइमल फ्रूट का पीएच क्या होता है? और लेक्राइमल मतलब क्या होता है? आपका टीयर की बात कर रहा है। लेक्राइमर मतलब टीयर की बात कर रहा है। तो टिश्यू का कितना होता है? अभी तो मैंने डिस्कस किया हुआ था, हमारा ब्लड का और हमारा टीयर का, ब्लड हो गया और टीयर, इन दोनों का पीएच सेम होता है। आपकी आंसुओं का और आपके ब्लड का, इसका पीएच कितना होता है? 7.4। ठीक है, 7.8 किसका होता है? आपका स्लाइवा का। तो पीएच जरूर रेडी करना, सबका इंपॉर्टेंट है। चलिए किसी का गलत नहीं हो रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, अब नहीं आता ऐसे क्वेश्चन। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, जी पे 23 का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। क्या आंसर करेंगे इसका? आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बोन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द बोन टिश्यू से बोल रहा है आपका, बोन टिश्यू सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। एक बोन सेल को बनने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा? ओस्टियो का मतलब क्या होता है? ओस्टियो का मतलब होता है आपका बोन, और जेनिक मतलब क्या होता है? बनना, किसी चीज का फॉर्मेशन होना। ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है? ये बोन फॉर्मिंग सेल, इनको क्या बोला जाता है? बोन फॉर्मिंग सेल। और ओस्टियोब्लास्ट मतलब क्या होता है? साइट मतलब होता है सेल, और ओस्टियो का मतलब बोन। तो यही तो पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया आपके लिए, कि ओस्टियोजेनिक से क्या होता है? ओस्टियोजेनिक आपका बोन का फॉर्मेशन करते हैं, आपका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब एक सेल से आपका दो सेल बनेंगे, आगे चल के आपका ओस्टियोब्लास्ट बनेगा, और जो आपका ओस्टियोसाइड है ये आपका मैच्योर बोन सेल बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ आपका क्लास्ट, जहां पर भी क्लास्ट वर्ड आएगा तो ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है। ये कैसा है? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। तो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। यदि ब्लास्ट बोलेगा तो बोन फॉर्मिंग सेल है, और क्लास्ट बोलेगा तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है। तो ये तो गलती हो जाएगा आपका फिर, क्योंकि इसमें भी क्लास्ट लिखा हुआ है, यहां पर पहले ही सेल बोल दिया है। तो पहले ये प्रोसेस के थ्रू चलेगा ना, जो सेल बनेगा आपका। तो ब्लास्ट, देखिए सबसे पहले ओस्टियोजेनिक सेल बनेगा, आगे चल के ब्लास्ट बनेगा मतलब बोन फॉर्मिंग, और लास्ट में फाइनली आपका क्या बनेगा? ओस्टियोसाइड। साइट मतलब सेल, बोन सेल बनेगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब बोन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका? कैल्शियम चाहिए, और क्या चाहिए इसको? आपका विटामिन डी चाहिए, फास्फोरस चाहिए। ये सब बोन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, और क्लास्ट मतलब बोन रिजॉर्प्शन, मतलब बोन से कैल्शियम को निकालने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आया हुआ था आपका 23 का ही क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। 81 का बहुत ही रिसेंट का क्वेश्चन है ये वाला जो है। क्या लिखाया हुआ है? वाइब्रेशन इन द स्केलेटल मसल ऑफ द लेरिंग्स। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग? आपका वॉइस बॉक्स।
तो ये तो देख के ऑप्शन लगा दोगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इनवॉलेंट्री कंट्रेक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल दैट इज रेगुलेटेड बाय द ब्रेन। इसका आंसर हो जाएगा शिवरिंग। जब जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होता है, इस तरीके से कपकपी आती है कि नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर हाइपोथर्मिया स्टेट पे हम चले जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है हमारा बॉडी का, तो ऑटोमेटिक हम में क्या आ जाता है, शिवरिंग इफेक्ट आता है। जो कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका ब्रेन। उसके बाद देखिए आपका कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इन द लेग, ये काम होता है आपका असिस्ट रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द हार्ट। इस कंडीशन में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, पुल ऑफ द स्केलेटल मसल ऑन द अटैच ऑन द फेस, ठीक है। जो हमारा स्किन है, ये आपका जो स्किन का जो फेशियल आपका स्किन है बोल रहे हैं, ठीक है, ये जब पुल करेगा तो उसमें क्या होता है, इसके वजह से आपका फेशियल एक्सप्रेशन शो होता है। जैसे आप मुंह बनाते हो ना इस तरीके से, ये जो आप मुंह बना रहे हो इस तरीके से, या फिर कोई इस तरीके से मुंह बना रहा है, मतलब क्या हो रहा है वहां पर कि जो स्केलेटल मसल है फेस का, वो क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, और उस हिसाब से आप अपना एक्सप्रेशन दे पा रहे होगे, ठीक है। कोई लोग मुंह बना रहे हैं तो यही है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल भी था, बस मैच करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बस आपके 15 ही क्वेश्चन और हैं, जल्दी करते हैं अब इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, पेरियोस्टियम। अब पेरियोस्टियम क्या होता है, ये जैसे आपका बोन है, ये हमारा बोन है, तो इस बोन का जो आउटर कवरिंग होगा, इस बोन का जो हमारा आउटर कवरिंग है, इन्हीं को क्या बोला जाता है आपका, इसका आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम लोग आपका पेरियोस्टियम, जो बोन को कवर करने का काम करता है। तो पहला चीज ये प्रोटेक्शन देगा, बिल्कुल सही बात है कि हमारा पेरियोस्टियम आउटर स्ट्रक्चर होगा बोन का, जो प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, ये आपका ओस्टियोजेनिक सेल होता है, ठीक है, जो ग्रोथ में इसका हेल्प करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज द कंपोज्ड ऑफ द आउटर लेयर, जैसा अभी मैंने बात किया, ये आउटर ही लेयर होगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, डी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। क्लियर, तो ये आपका बिल्कुल 22 का क्वेश्चन है जीपेट का। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमारे फेस में क्या पूछ रहा है आपका, फेशियल बोन कितने होते हैं। तो फेशियल बोन कितने होते हैं, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था जीपेट 21 का। टोटल फेशियल बोन कितने होते हैं, 14। तो आपको पता होना चाहिए हमारे फेस पे टोटल कितने बोन होते हैं, 14। हमारे इस क्रेनियम पे टोटल कितने बोन होते हैं, 8 बोन होते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, टोटल क्रेनियल बोन 8, टोटल फेशियल बोन 14। क्लियर, चलिए, तो स्कल में कभी पूछ लिया स्कल में टोटल कितना होता है, तो दोनों को मिला के बोलना। स्कल मतलब फेस भी आ जाएगा और आपका ये क्रेनियम भी आ जाएगा, क्रेनियम, तो इन दोनों में कितना होगा, 14 और ये 8, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों को करके आपसे पूछता है 22, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है स्कल में। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले, जिन्होंने अभी तक का जीडीसी का डाउनलोड नहीं किया है ऐप, तो सबसे पहले आप जीडीसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में करना क्या है, आपको वहां पर एक बेज आपको नजर आएगा, वहां पर आपको क्लिक करना है और वहां पर बेज कोड में आपको जीडीसी जीपेट 24 बस ये आपको इंटर करना है, और फिर आप टेस्ट सीरीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में ये टेस्ट चलेगा, जिसमें आपको अपना परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो ऑल ओवर इंडिया में। तो बिल्कुल इसके साथ जरूर जुड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट, द टिपिकल लॉन्ग बोन कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। एक फिर क्वेश्चन आपका बोन से पूछा गया है, इसका मतलब बोन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। तो देखिए बोन का फिर एक बार मैं स्ट्रक्चर बनाया आपका, ये बोन का स्ट्रक्चर है, तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इपीफाइसिस, इपीफाइसिस, बीच वाले को बोला जाता है डायाफाइसिस, सेंटर पार्ट को बोलते हैं डायाफाइसिस, और इसको बोलते हैं इपीफाइसिस। अब देखिए ये आपका एक लॉन्ग बोन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बता दिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर,
डायाफाइसिस इसका पार्ट होता है क्या? बिल्कुल। डायाफाइसिस इसका बीच वाले पार्ट को बोलते हैं आपका एपिफाइसिस। बिल्कुल, ये वाला पार्ट को एपिफाइसिस बोलते हैं। और पेरियोस्टियम अभी हमने डिस्कस किया, इसका जो कवरिंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका पेरियोस्टियम। मतलब ये तीनों किससे रिलेटेड है? आपका बोन के पार्ट हैं। ठीक है, तो आपसे एक्सेप्शन पूछा हुआ है कि कौन आपका लॉन्ग बोन का पार्ट नहीं है, तो ये लॉन्ग बोन का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 वाला, जीपेट का आपका 20 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी। अब ये ओस्टियोडिस्ट्रॉफी क्या होता है, नेम से ही देखिए आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। रीनल मतलब क्या होता है? रीनल मतलब किडनी होता है। रीनल का मतलब किडनी। ओस्टियो का मतलब क्या होता है? आपका बोन से रिलेटेड हो गया। डिस्ट्रॉफी मतलब, एट्रोफी मतलब बढ़ना, डिस्ट्रॉफी मतलब उसकी एक्टिविटी कम हो जाना। तो ये किससे एसोसिएटेड हो बहुत, ठीक है। इट इज द नॉट मतलब उससे रिलेटेड नहीं है। नॉट वर्ड को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो क्या आंसर करोगे आप लोग? जो कि आपका रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो होता है वो आपके इससे रिलेटेड नहीं है, जो आपके 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी इसका देख लीजिए और कौन से डिजीज इसमें इंक्लूड होते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए कि रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी में आपका ये जो डिजीज होते हैं, आपका रीनल रिकेट्स हो गया जो कि बोन से रिलेटेड हो गया, आपका ओस्टियोस्क्लेरोसिस भी हो गया, आपका फाइब्रोसा सिस्टिका हो गया, ये सब इससे रिलेटेड डिजीज होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सुचर्स क्या होता है? 19 का क्वेश्चन है आपका। ये सुचर्स क्या होते हैं आपके? हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन का जो स्कल है, तो स्कल में जो बोन्स होते हैं, ठीक है, स्कल में टोटल आपके कितने बोन होते हैं? अभी मैंने बताया 22 बोन्स होते हैं। और स्पेशली मैं बात करूं क्रेनियम में, क्रेनियम में कितने बोन होते हैं? 8 बोन होते हैं आपका। तो ये आपस में किससे ज्वाइंट होते हैं? फाइब्रस टिश्यू से ज्वाइंट होते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है? आपका सुचर्स बोला जाता है। ठीक है, कि जो हमारे बोन होते हैं आपके स्कल की मैं बात करूं, स्कल में जो बोन्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? ज्वाइंट होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट्स होते हैं, इसमें फाइबर टिश्यू से मिलकर जुड़े रहते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आपका सुचर्स। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना है ऐसे क्वेश्चन को आपको। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके का जो आपको नजर आ रहा होगा, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सुचर्स। नेक्स्ट बताएंगे आपका द रियोलॉजिकल एंड द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड आर द इम्पेयर्ड ड्यू टू। तो साइनोवियल फ्लूइड कहां पर प्रेजेंट होते हैं? हमारा जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होता है, ठीक है, उनके बीच प्रेजेंट होता है आपका साइनोवियल फ्लूइड जो है। ठीक है, जैसे हमारा ये हो गया एल्बो हो गया, हमारा जो नी हो गया आपका, ये आपका बॉल एंड सॉकेट हो गया। तो ये सब आपके फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट के एग्जांपल हैं। तो वहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके साइनोवियल फ्लूइड जो कि लुब्रिकेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रियोलॉजिकल मतलब क्या होता है? फ्लो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, रियोलॉजिकल मतलब फ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके फंक्शन के लिए साइनोवियल फ्लूइड इंपेयर होगा। इसके पीछे रीजन आपको पूछ रहा है क्यों होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज इन द कंटेंट ऑफ द हाइलोरोनिक एसिड। और यही जो हाइलोरोनिक एसिड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस साइनोवियल फ्लूइड में क्या करेगा? इंक्रीज कराने के लिए, साथ ही साथ लुब्रिकेशन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर ये जो आपका हाइलोरोनिक एसिड होगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी एंड लुब्रिकेशन। तो जो हमारे बोन के बीच में, जो स्पेशली मैं बात करूं आपका जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होते हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होता है आपका साइनोवियल फ्लूइड जो कि लुब्रिकेशन करने का काम करते हैं। तो इनको विस्कस करने के लिए कौन हेल्प करता है? आपका हाइलोरोनिक एसिड जो है। क्लियर हुआ? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेम द ग्लैंड दैट इज द लोकेटेड इन द बेस ऑफ द थ्रोट जस्ट इंफीरियर टू द लेरिंजियल। ठीक है, और आपका एडम्स एप्पल बोल रहा है लास्ट में। तो एडम्स एप्पल तो डायरेक्ट ही समझ में आ गया। एडम्स एप्पल कहां प्रेजेंट होता है? आपका यहां प्रेजेंट है, जो आपका क्या करेगा?
कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आपका थायराइड ग्लैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस एडम एप्पल्स के वजह से ही जो मेल का जो वॉइस है वो आपका डीप होता है, ठीक है। जो सन्नी देओल, जो आपके एक्टर हैं सन्नी देओल, इतना बुलंद आवाज से बोल पा रहे हैं, वो किसके वजह से बोल पा रहे हैं, इस एडम्स एप्पल की वजह से, जो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। इसलिए जो मेल है उनका वॉइस थोड़ा सा डीप होता है। तो ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। इसी का जो कार्टिलेज होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कई लोग किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर उभार रहता है, ठीक है। तो इसका एडम्स एप्पल के लोग का बड़ा भी रहता है आपका। तो यहाँ पर देखिए ये जो है थायराइड ग्लैंड और इसी के ऊपर में प्रेजेंट होता है, यहीं पर होता है आपका एडम्स एप्पल। चलिए इसको आपको मैच करना है। तो जो लड़कों का जो आवाज है फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए फीमेल का वॉइस क्या होता है, स्वीट होता है, और मेल का तो थोड़ा सा एडम्स एप्पल की वजह से डीप वॉइस होता है। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। सबसे पहले मैं प्रोलैक्टिन को ही मैच कर लेता हूं। प्रोलैक्टिन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसका काम क्या होता है आपका, ये स्टिमुलेट करता है किसको, मिल्क प्रोडक्शन को। आफ्टर चाइल्ड बर्थ फीमेल के ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन करने में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, ठीक है। जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होगा ये भी आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। आपका सक्सिलिक रिफ्लेक्सेस एंड एस्ट्राडायोल में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा आपका ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। ऑटोकाइड जो होता है इसके वजह से क्या होता है आपका वेसोडाइलेशन होता है, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन की वजह से क्या होता है, वेसोडाइलेशन। तो बचा क्या अब आपका, वेसोप्रोसिन। तो वेसोप्रोसिन की वजह से क्या होता है आपका, ये हेल्प करता है कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज होने में, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो बस आपको मैच करना था इसमें, ये आपके हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ए जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि इनका आप फंक्शन देख सकते हैं। ये जो आपका वेसोप्रोसिन है ये इन्हांस करेगा एक्शन ऑफ द कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का काम तो पता होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और आपके चाइल्ड के बर्थ के समय में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है, ये आपका जीपे 27 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, यदि आपके पास टाइम रहे तब सॉल्व करना है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने में ही कितना टाइम लगेगा देख लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। द फीमेल reproductive cycles consist the menstrual cycle in pre-ovulatory phase and ovulation and post-ovulatory phase। तो आपको menstrual cycle बहुत अच्छे से पता होगा तब जाके ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरा आपके लिए यही गाइडेंस रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि पहले ऑप्शन पढ़ते पढ़ते लास्ट आते आते आपको पहला ऑप्शन ही आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा, तीसरा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, ये इसका ऑप्शन होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप बहुत अच्छे से पढ़िए तब जाके ये आपका बनेगा, ठीक है। तो एक बार जरूर पढ़िए, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार मस्त से आराम से वीडियो को बाद में देख के इसका आंसर कर लेना आप, ठीक है। चलिए तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज का ये जो ओव्यूलेशन वाला फेज होता है इसको आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम को बहुत अच्छे से समझना है। चलिए जो कि आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल 17 का क्वेश्चन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ल्यूटिलाइजिंग का क्या होगा, तो ये थ्योरी वाला क्लास में आपको इस तरीके का क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द, ठीक है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक साइट वेयर द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म टेक प्लेस। स्पर्म बनता कहां पर है, स्पर्म बनेगा टेस्टिस में, ठीक है। स्पर्म कहां बनेगा, टेस्टिस में। बट यहां पर टेस्टिस में मैच्योरेशन की बात चल रहा है, तो मैच्योरेशन कहां पर होता है, ये मैच्योरेशन होता है एपिडिडिमिस में। क्लियर हुआ, स्पर्म का प्रोडक्शन कहां पर होगा, मेल के टेस्टिस में, बट उसका जो आपका मैच्योरेशन होगा वो आपका एपिडिडिमिस में होगा, ठीक है। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप, अच्छा ठीक है, ठीक है, टेस्टिस में बनेगा और इसका जो आपका स्टोरेज होगा टेम्परेरी स्टोरेज, और उसका जो मैच्योरेशन होगा वो आपके एपिडिडिमिस में होगा। क्लियर। और वास्ट डिफरेंस आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वास्ट डिफरेंस क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है स्पर्म को। स्क्वेंजर सेल किसको बोलते हैं, 19 का क्वेश्चन था आपका, स्क्वेंजर सेल। तो स्क्वेंजर सेल मतलब क्या होता है आपका,
जो फेगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, सेल को जो आपका क्या करे, ईट करे। सेल ईटिंग आपने जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर सेल। तो इसमें आपको स्क्वेंजर सेल क्या नजर आ रहा होगा, मैक्रोफेजेस, जो कि बेसिकली आपका व्हाइट ब्लड सेल है, जिसका काम क्या होता है, जितना भी डेड सेल होता है आपका, डेड सेल या जो बैक्टीरिया वायरस का जो डेड बॉडी है समझ लीजिए, इन सब को खत्म करने का काम कौन करता है, मैक्रोफेजेस। तो इसका सी का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत लोग सी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही सिंपल था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट में एम्स में आया हुआ क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन हमने आपके करंट के क्वेश्चन भी ले लिए हैं कि कैल्शियम इन द एसोसिएशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल फॉर द हार्डनिंग ऑफ द ह्यूमन बोन। तो ह्यूमन बोन के लिए जरूरी क्या क्या चीज है, इसेंशियल चीजें क्या है, एक आपको विटामिन डी चाहिए, फास्फोरस चाहिए, और क्या चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि बोन को होल्ड करने के लिए कौन सा चीज चाहिए, तो ये तीनों चीज चाहिए, मतलब इसका बोथ ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस 2 ही 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपका, ठीक है, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट होता है आपसे, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी विथ एपिथेलियल टिश्यू और आल्सो कॉल्ड द पेवमेंट आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका मतलब ही क्या होता है आपका, पेवमेंट का मतलब होता है फ्लैट, इसका मतलब क्या होता है, फ्लैट। तो इसमें से आपको फ्लैट एपिथेलियल सेल को पूछा गया है कि इसमें से कौन फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, स्क्वामस। जो स्क्वामस होता है ये आपका स्क्वायर शेप का आपका सेल होगा, ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, पेवमेंट सेल भी बोला जाता है, जो फ्लैट होता है। क्लियर, तो इसका ए आंसर इसका करेक्ट। तो क्यूबाइडल मतलब क्यूब के जैसे सेल रहेगा, ठीक है, और कॉलम मतलब कॉलम के जैसे शेप रहेगा, उसको बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सिंपल स्क्वामस है ये आपका फ्लैट है, बाकी ये आपका देखिए क्यूबाइडल क्यूब के जैसे नजर आ रहा होगा, कॉलमनार जो कि कॉलम के जैसे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑडिटरी की बात कर रहा है, ठीक है, द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स इज द लोकेटेड इन। तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहां पर लोकेटेड होता है, तो ये लोकेटेड होगा आपका टेम्पोरल लोब में, ठीक है। यहां पर ये आपका ऑडिटरी है, ऑडिटरी नर्व मतलब जो आपके हियरिंग में हेल्प करे, तो यहां पर प्रेजेंट होता है आपका टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स लोकेटेड कहां पर होता है, हमारे टेम्पोरल लोब में, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो कि हियरिंग साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाला एरिया, ऑडिटरी वाला जो, ठीक है, टेम्पोरल वाला एरिया जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ब्लॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरीज इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द फैट। मतलब ये हमारा ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में आपका फैट वगैरह का जो क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो इसको क्या टर्म देते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, अथेरोस्क्लेरोसिस। जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल पे जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके वजह से ब्लॉकेज आता है, जिसके वजह से क्या आता है, ब्लॉकेज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सब, इधर के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो ये सब चीजें। एक और आपका क्वेश्चन पूछ दिया आपके, स्टुअर्ड पावर फैक्टर किसको बोलते हैं। इससे पहले हमने आपका हीमोफीलिया आपका क्वेश्चन पूछा गया था जो फैक्टर 8 से रिलेटेड था। यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्टुअर्ड पावर फैक्टर ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 10 ये ब्लड क्लॉटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो स्टुअर्ड पावर फैक्टर आपका किसको बोलते हैं, फैक्टर नंबर 10। तो पूरे फैक्टर आपको अच्छे से याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये पूरे फैक्टर जो है आपके लिए। नेक्स्ट, व्हेन द इन्फेक्शन इज द लोकलाइज्ड इन द यूरेथ्रा इज कॉल्डेड। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन को जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यूरेथ्रा बोल रहा है, ठीक है, यूरेथ्रा तो आपका आइटिस आ जाएगा इन्फ्लामेशन को, ठीक है। सिस्टाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन को बोलते हैं सिस्टाइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन होता है। तो नेम से इंडिकेट हो रहा है उसका इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को। नेक्स्ट, द लेयर ऑफ द एपिडर्मिस दैट कंटेन द मेलानोसाइट सेल। तो मेलानोसाइट सेल एक ऐसा सेल है आपका, ये क्या रिलीज करता है, मेलानिन पिगमेंट रिलीज करेगा, मेलानिन पिगमेंट। और यही डिसाइड करता है हमारे स्किन के कलर को, यही डिसाइड करेगा स्किन का कलर को। तो ये कहां प्रेजेंट होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रेटम बेसल लेयर पे प्रेजेंट होगा। मेलानोसाइट सेल हमारे स्किन के एपिथेलियल टिश्यू के, एपिथेलियल की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इस तरीके का आज मैं आपका स्किन बनाऊं। तो ये आपका एपिडर्मिस, सबसे अपर लेयर को क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। तो इसी का जो सबसे इनर लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम बेसल। और स्ट्रेटम बेसल में ही प्रेजेंट होता है आपका मेलानोसाइट सेल, जो कि मेलानिन पिगमेंट बनाएगा, जो हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करेगा कि हम गोरे होंगे कि हम ब्लैक होंगे। ये टोटली डिसाइड करता है आपका मेलानोसाइट का जो मेलानिन पिगमेंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ द एयर दैट इंटर द लंग्स ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग। जब भी नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करेगा, जैसे अभी हम कैसा आपका ले रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं आपका टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द एयर दैट इंटर द लंग्स ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग। जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, जैसे अभी की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो हम योगा तो कर नहीं रहे हैं, डीप ब्रीथिंग तो अभी हम कर नहीं रहे हैं। तो अभी हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं, तो हम अभी ले क्या रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम, जो कि नॉर्मली कितना होता है टाइडल वॉल्यूम आपका 500 ml, ठीक है। तो ये आपका यहां से क्लियर हो गया होगा। हमने आपका पूरे HAP को कंप्लीट कर दिए, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए, अब आपके कुछ डाउट रह गए होंगे, आप मेरे से पूछ लीजिए, फिर हम लोग आपका सेशन को यहाँ पर अब फिनिश करते हैं। चलिए देख लीजिए, जाने से पहले रोज जुड़िए, महा मैराथन सीरीज चल रहा है आपका, इसके साथ आप जरूर जुड़िए। ऑफर प्राइस में 99 पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस थ्योरी ही पढ़ते जाओगे, टेस्ट सीरीज नहीं दिलाओगे, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप टेस्ट नहीं दिलाओगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस किस लेवल पे है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस सेशन में इतना ही रखते हैं, बहुत कम आया। चलिए एक बार अपना स्कोर भी बताते हुए जाएंगे, ताकि मेरे को भी लगेगा कि आप किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस रहा है। इतने बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे अपना डाउट भी पूछेंगे, साथ ही साथ अपना स्कोर बताओगे कि 50 में आपके कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। एक बार जल्दी से स्कोर बताते हुए, दीपक बता रहे हैं बहुत कम है 30, आप प्रयास कीजिए, ठीक है। आपका स्कोर बहुत कम है, कंपटीशन टफ है, तो आपको और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। सर स्टडी कैसे स्ट्रांग करें, जितना टाइम आप बुक के से देंगे, जितना आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, इधर उधर वेब सीरीज वगैरह नहीं देखेंगे, आप बिल्कुल आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। और क्या है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना क्या करना है, बुक पे ध्यान देना है, कंटेंट पे ध्यान देना है जो आपको मिला हुआ है। सर बस 5 गलत है, वेरी गुड। जिनका 40 प्लस आ रहा है, 45 आ रहा है, वो वेरी गुड है। जिनका 40 आ रहा है, अच्छा है आपका परफॉर्मेंस। जिनका 40 से कम है, उनको और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, यही पैटर्न में आपका जीपैड में आएगा, क्योंकि हमने आपके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब क्या है, आगामी आने वाले एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।